नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में बात करेंगे। इससे जो पिछला लेक्चर मैंने डाला था वो प्रोबेबिलिटी पे था। उसमें मैंने एक आपको बताया था कि अगर हम 10 कॉइन्स एक साथ उछालते हैं तो उनमें हेड आने की और टेल आने की उन 10 कॉइन्स की क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। उसके आधार पर हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और उसी कर्व को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जैसा माना जा सकता है। वो थ्योरेटिकली तो वैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ठीक वैसे ही तो नहीं होता है, लेकिन उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किस प्रकार का होता है, उसका शेप किस प्रकार का होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वैसे है क्या? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज द प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम लें कि 10,000 घटनाओं में से 10,000 घटनाएं अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के आधार पर घटित होती हैं तो उनका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का बनेगा, तो उससे जो कर्व बनेगा वो कर्व नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। उसके अंडर जो एरिया है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब उसके अंदर जो एरिया है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज, कितनी घटनाएं उसमें से आती हैं, उसको कर्व के द्वारा बताया जा सकता है। वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा आप जानते हैं कि अगर 10 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, ठीक है, तो हम अगर उनका प्रोबेबिलिटी पता करें तो 10 सिक्कों के हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कुल 1024 में से एक घटना हो सकती है ना। इसी प्रकार से उनमें से 9 हेड और एक टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी 1024 में से 10 घटनाएं हो सकती हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें 10 सिक्के एक साथ उछालने की घटनाओं की, तो वो 1024 तरीके से वो घटनाएं घटित हो सकती हैं। 1024 में से मतलब टोटल जो इवेंट्स हैं, जैसा आप जानते हैं कि घटनाएं कैसे निकाली जा सकती हैं, है ना, कि कुल कितनी घटनाएं घटित होंगी। अगर हम 1/2 की पावर 10 कर दें, 10 सिक्के उछाल रहे हैं और एक सिक्के में 2 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। तो इसको 1/2 इंटू 1/2, ये 10 बार अगर हम करें तो ये आएगा 1/1024। तो 1024 तरीके से कुल मिला के घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिनमें से सभी हेड गिरने की घटना एक होगी, है ना। इसी तरीके से एक जो फॉर्मूला आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो इस फॉर्मूले से हम ये सारी गणनाएं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किस तरीके से लगाया जाता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी पे मेरा पिछला लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपको ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से निकालेंगे अगर इस फॉर्मूले को लगा करके, तो 10 सिक्के उछालने पर, एक साथ उछालने पर हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी 10 के 10 हेड गिरने की 1 आएगी, 9 हेड 1 टेल की 10 आएगी, 8 हेड 2 टेल की 45 आएगी, 7 हेड 3 टेल की 120 आएगी, 6 हेड 4 टेल की 210 आएगी, 5 हेड 5 टेल की प्रोबेबिलिटी 252 आएगी, और 4 हेड 6 की प्रोबेबिलिटी उतनी आएगी जितनी की 6 हेड और 4 की प्रोबेबिलिटी 10। इसी तरीके से H3 और T7 की प्रोबेबिलिटी उतनी आएगी, H7 और T3 की आएगी 120, H2 और T8 की प्रोबेबिलिटी वही आएगी जो H8 और T2 की आएगी, तो वो आएगी 45। इसी तरीके से H1 और टेल9 आने की प्रोबेबिलिटी 10 आएगी, जैसे कि H9 और टेल1 की आ रही है। उसी प्रकार से ऑल टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी।
1024 में से। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इनका अगर हम ये हिस्टोग्राम बना दें, ये हिस्टोग्राम कहलाता है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। जो आपको ये आयत चित्र, जो आयत दिखाई दे रहे हैं, ये आयत चित्र कहलाता है। अगर इनका आयत चित्र बनाए हम और फिर इनको एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर दें, तो इससे जो कर्व बनेगा वो लगभग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा ही होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, होने की संभावना है, उन घटनाओं के घटित होने की संभाव्यता के आधार पर जो कर्व ड्रॉ किया जाता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो मैं इस कर्व को जरा दोबारा बनाऊंगा, है ना, कि इसकी विशेषताएं समझने के लिए क्या विशेषताएं होती हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का शेप बनता है ना। ये आपने एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का शेप होता है। मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग सकता है। तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये बेल शेप्ड होती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं बेल शेप्ड, है ना। तो बेल शेप्ड आप देखिए, इसकी जो शेप है ये बेल शेप्ड होती है। ठीक है, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इक्वल मीन मीडियन मोड। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मीडियन एंड मोड तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके एरिया को, इसमें जो एरिया होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में वो 10,000 यूनिट्स होते हैं टोटल। ठीक है, इसमें 5,000 यूनिट्स इधर आते हैं, क्योंकि आप देखिए ये बेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल भी होती है कि आप इधर से देखेंगे तो इधर की कर्व और इधर से देखेंगे तो इधर की कर्व, ये दोनों एक जैसी हैं। इस आधे हिस्से से देखिए तो सिमेट्रिकल है, जैसी इधर है वैसी इधर है। तो इस आधे हिस्से में 5,000 यूनिट्स आते हैं इस हिस्से में, और इस हिस्से में भी 5,000 यूनिट्स आते हैं आधे हिस्से में, और टोटल 10,000 यूनिट्स आते हैं। अगर हम इसको 1 मान लें 10,000 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 1 है, तो इधर पॉइंट, अगर ये 1 है, ठीक है, अगर इसको 1 माना जाए तो इधर 0.5000 आता है उसका, और इधर भी 0.500 आता है। इस तरीके से इसमें ये दो हिस्सों में बराबर, जहां पे मीन मीडियन मोड होता है वो कर्व को दो हिस्सों में बराबर बांटता है। तो इस प्रकार से मीन मीडियन मोड एक ही बिंदु पे होते हैं। तीसरी चीज है कोएफिशिएंट स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होती है, देखिए स्क्यूनेस को अगर आप देखिए क्या होता है ना, कर्व ऐसे भी हो सकती है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं कहलाएगी। एक कर्व ऐसे भी बन सकती है और ये कर्व ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, ये देखिए इसका ढलान इधर की तरफ है और इसका ढलान इधर की तरफ है। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है और ये नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है ना। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है और ये नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, है ना, पॉजिटिव साइड में स्लोप है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है कर्व में, और नेगेटिव साइड स्लोप है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है कर्व में। यहाँ पे किसी भी साइड में नहीं, दोनों तरफ एक जैसा ही स्लोप है, इधर स्लोप में डिफरेंस है, तो इसलिए इसमें स्क्यूनेस नहीं होती है। तो स्क्यूनेस की वैल्यू जो है 0 के बराबर होती है। तो स्क्यूनेस बराबर 0 होती है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस क्या होता है, देखिए कर्व 3 प्रकार की होती हैं, मतलब कर्टोसिस के बेसिस पे 3 तरह की कर्व हो सकती हैं। ठीक है, एक होती है ये प्लेटिकर्टिक कर्व, ठीक है, सॉरी ये लेप्टोकर्टिक कर्व कहलाती है, और एक होती है ये प्लेट्यू जैसी बनती है इसलिए प्लेटिकर्टिक कर्व कहलाती है। ठीक है, और एक ये जो अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये मेसोकर्टिक कहलाती है। ठीक है, ये प्लेटिकर्ट लेप्टोकर्टिक
ये प्लेटिकर्टिक और ये मेसोकर्टिक, ये लेप्टो, ये मेसो और ये प्लेटिकर्टिक, प्लेट्यूलेंट जैसा होता है इसलिए प्लेटिकर्टिक कहलाता है। तो अगर ये इस तरीके का कर्व बन रहा है तो इसका मतलब इसमें कर्टोसिस ज्यादा है, ठीक है, इसमें कर्टोसिस कम है ना, और इसमें और कम है। कर्टोसिस की जो वैल्यू है ना, वो इसकी जो वैल्यू है कर्टोसिस की, ये 0.263 के बराबर होती है कर्टोसिस की वैल्यू। तो न तो ये कर्व फ्लैट होता है और न ये कर्व लेप्टिकर्टिक होता है। तो कर्टोसिस की वैल्यू यहाँ 2.63 होती है। एजाइमटोटिक का मतलब होता है अंतरस्पर्शी। ये जो कर्व है ये इनफाइनाइट तक इसको टच नहीं करती है, कहीं भी बेस लाइन को टच नहीं करती है इनफाइनाइट तक, है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि एनपीसी कर्व है, इसका मैक्सिमम जो एरिया है, ये ज्यादातर इसका जो एरिया है वो ±3 सिग्मा में कवर हो जाता है। ये 1 सिग्मा हो गया, ये 2 सिग्मा हो गया और ये 3 सिग्मा हो गया। इधर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा। इस तरीके के आपने बुक्स में कर्व्स बने देखे होंगे। ठीक है, इसके इधर लगभग 3 सिग्मा तक ज्यादातर केसेस आ जाते हैं। ये एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को देखें, 10वीं कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो आपको एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगा। ठीक है, ±1 सिग्मा में 68.26% केसेस आ जाते हैं। मतलब इस परसेंटेज में अगर हम इसको कहें तो अगर हम इसको पूरा 100 मान लें तो इधर 50% केसेस आएंगे, है ना, इसके इधर और इधर 50% केसेस आएंगे। इसमें से यहां तक के केसेस ये होते हैं 38.13% केसेस, और यहां पे भी 38.13% केसेस होते हैं। मतलब मध्यमान से अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन हम चलें, मान लीजिए मध्यमान 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो 60 तक, 50 से 60 तक 38.13% केसेस आ जाएंगे, और 40 से 50 तक 38.13% केसेस आ जाएंगे, और ये दोनों मिलाकर के किसके बराबर हो जाते हैं? 68.26% केसेस आ जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अगर आप देखें ±2 सिग्मा में, कहने का मतलब यहां से ये मीन -2 सिग्मा है और ये मीन +2 सिग्मा है। यहां से पूरे केसेस ये आते हैं 47.72 और ये पूरे केसेस आते हैं 47.72। ठीक है, इन दोनों को आप मिला दीजिए तो ये प्लस माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाता है 95.44% केसेस आ जाते हैं। ±3 सिग्मा में कितने आते हैं? कहने का मतलब यहां से और यहां तक के केसेस और यहां से यहां तक के केसेस, तो ये आते हैं 49.87। इसी तरीके से ये वाले केसेस आते हैं 49.87% केसेस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दोनों को मिलाएं तो 99.74% केसेस इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एरिया है, मतलब इसके बाद +4 सिग्मा में जाएंगे तो 99 से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन 100% ± इनफाइनाइट सिग्मा तक भी जाएंगे तब भी 100% केसेस नहीं आएंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती है। तो इसीलिए ये कभी बेस लाइन को, इनफाइनाइट तक बेस लाइन को टच नहीं करती है और न इसके पैरेलल होती है ना। ये हमेशा नीचे की तरफ झुकती जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट तक ये टच नहीं करेगी और न पैरेलल होगी, बेस लाइन के पैरेलल भी कभी भी नहीं होगी।
इनफाइनाइट तक। थ्योरेटिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनपीसी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, देखिए एक ये आप देखिए ये जो कर्व है, एक हिस्सा इसका ये है प्लस एक सिग्मा तक और एक इसके बाद का हिस्सा है ना। ये जो है ये शेप इसका कॉनकेव होता है ना, प्लस माइनस 1 सिग्मा तक कॉनकेव होता है और यहां से आगे ये कॉन्वेक्स होता है, मतलब यहां तक कॉनकेव है ये और इसके आगे इधर कॉन्वेक्स होता है और इधर कॉन्वेक्स होता है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, 1 सिग्मा पर जो पॉइंट है प्लस और माइनस 1 सिग्मा पे पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब जहां से कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स में कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 सिग्मा और 2 सिग्मा के ऑर्डिनेट पे होता है, ये ऑर्डिनेट कहलाते हैं हाइट, है ना, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टाइल मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1। अब इसको जरा साफ सा ड्रॉ कर लेते हैं, तब हम इस कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। इसको दोबारा बनाते हैं। देखिए ये मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पे होता है, तो यहां पे मीडियन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे होता है 1 सिग्मा माइनस का 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। इसी तरीके से 1 सिग्मा प्लस का 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा प्लस का, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो क्वार्टाइल यहां पे आपको बताया है कि 1 सिग्मा तक 38.13% केसेस आते हैं। तो यहां तक जो केसेस हैं, मतलब 25% केसेस कहां तक आते हैं, है ना, ये आते हैं 0.6745 सिग्मा तक। इसी तरीके से यहां पे 0.6745 सिग्मा ये प्लस का हो जाता है और ये माइनस का हो जाता है। तो ये जो केसेस हैं ये 25% केसेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब Q1 जो है यहां लाई करता है और Q3 यहां लाई करता है, मतलब क्वार्टाइल 1 यहां पे लाई करता है, क्वार्टाइल 3 यहां पे लाई करता है। इसका मतलब मीडियन से दोनों की दूरी बराबर होती है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, इन दोनों की दूरी बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन बराबर किसके होगा, मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 के बराबर। तो ये दोनों दूरी बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, है ना। यही यहां पे कहा गया है, क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, मतलब इससे दोनों तरफ क्वार्टाइल की डिस्टेंस बराबर होती है। ये मैंने आपको बताया कि क्वार्टाइल किसके बराबर होता है, 0.674 सिग्मा के बराबर। ये बताया मैंने आपको 0.6745 सिग्मा के बराबर होता है। और इसको वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1.482 क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर होता है। तो देयर इज अ रेशियो बिटवीन दी प्रपोर्शन, या रेशियो है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.482 क्वार्टाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। और इसी तरीके से 1 क्वार्टाइल इज इक्वल टू 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये प्रपोर्शन होता है या रेशियो होता है दोनों में। इसी तरीके से हाइट ऑफ ऑर्डिनेट इज एट 0 सिग्मा, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डिनेट ये 0 सिग्मा कहलाता है, ठीक है। इधर -1 सिग्मा है, इधर +1 सिग्मा है, ये 0 सिग्मा है। तो आप देखिए कि कर्व की हाइट सबसे ज्यादा यहां पे है। ये जो हाइट होती है ये n का 0.39
8, 9 ऑफ n। इस डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, उसके प्रपोर्शन में 0.3989 कि अगर फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उसका 0.3989 के बराबर यहाँ पे ऑर्डिनेट पे हाइट होगी, दैट इज द मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनेटली। अगर हम देखें, अगर n बराबर 1 है तो ये 0.3989 के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा एरिया ऑफ एनपीसी आपको बताया, मैंने अभी बताया था कि ±1 सिग्मा में 68.26% केसेस आ जाते हैं। इसका मतलब मीडियन से या मीन से 1 सिग्मा तक ये केसेस आ रहे हैं, ठीक है। मीन से -1 सिग्मा तक ये केसेस आ रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया तो ये 68.26% केसेस हो गया। इसी तरीके से ±2 सिग्मा में 47.72 + 47.72, मतलब मीन से +2 सिग्मा चलेंगे तो इसके बीच में जो केसेस आएंगे वो टोटल केसेस का 47.72% होगा। इसी तरीके से मीन से माइनस की तरफ चलेंगे, जब हम यहां तक आएंगे तो यहां से यहां तक केसेस जो होंगे टोटल केसेस का 47.72 होंगे। इसी तरीके से यहां तक के जो टोटल केसेस हैं वो 47.72 होंगे। तो यहां से और यहां तक के केसेस टोटल ±2 सिग्मा, ये +2 सिग्मा है, ये -2 सिग्मा है, तो यहां से और यहां तक के ये जो केसेस हैं, ये टोटल केसेस दैट विल बी इक्वल टू 95.44। इसी तरीके से ±3 सिग्मा में जाएं तो यहां से लेकर के और यहां तक ये 49.87% केसेस आ जाते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक भी 49.87% केसेस आ जाते हैं। और ये ±3 सिग्मा तक, मतलब यहां से लीजिए और यहां तक पूरे केसेस, यहां से यहां तक के, है ना, ये सारे केसेस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का 99.74% केसेस आ जाते हैं। तो लगभग 100% केसेस आ जाते हैं, लेकिन 100 नहीं हो सकता ये कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम ये मान लेते हैं क्योंकि 99.74% केसेस आ गए हैं तो इट कैन बी ट्रीटेड एज 100%। मान लेते हैं हम कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज होता है ना, वो रेंज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मध्यमान से 3 सिग्मा पहले होता है। 3 सिग्मा का मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मध्यमान 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो इसका मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 30, तो 50 से 30 पहले मतलब 20, 50 में से 30 घटाए, और 50 से 30 आगे इसका मतलब 80 तक जो केसेस आएंगे, 20 से 80 के बीच में 99.74% केसेस आ जाएंगे। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि लगभग किसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रेंज है, वो उसके ±3 सिग्मा के बराबर होता है। इसके बाहर केसेस जा सकते हैं, कितने केसेस जा सकते हैं? 0.28% केसेस उसके बाहर जा सकते हैं, वो एक नेग्लिजिबल केसेस हैं। इसलिए मान लिया जाता है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ज्यादातर केसेस हैं, 99.74% केसेस हैं, वो ±3 सिग्मा के बीच में आ जाते हैं। देखिए, इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है ना। ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है कि किसी भी पॉइंट पे हाइट अगर आपको कैलकुलेट करनी है y की, मतलब अगर आप ये हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यहाँ पर हाइट क्या होगी, यहाँ पे हाइट क्या होगी, यहाँ पे हाइट क्या होगी, जैसे अभी बताया 0.389 हाइट है यहाँ पे 0 सिग्मा पे, तो ऐसे ही किसी सिग्मा पे आप अगर हाइट पता करना चाहते हैं तो y मतलब हाइट इज इक्वल टू होता है n अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जिस स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप पता वो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, और √2 पाई है ना, और ये e की पावर -x² अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जहां e एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू होती है 2.71828 और पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। और x होता है, x का मतलब होता है यहाँ पे, x का मतलब होता है x माइनस मीन, मतलब जिसको डेविएशन कहते हैं, मध्यमान से, मतलब स्कोर से मध्यमान का विचलन,
ठीक है, मध्यमान ये है, स्कोर यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसके बीच में जो डेविएशन है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप जो भी x यहाँ पे लेंगे, मतलब ये x से मतलब d है ना, जो भी आप यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू लेंगे, उस डेविएशन पर आप ऑर्डिनेट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना हाइट होगी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे बिना हम इसका एनपीसी का एप्लीकेशन नहीं समझ पाएंगे। तो एनपीसी के एप्लीकेशन को समझने के लिए एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आपसे एनपीसी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।